अस्सलाम वालेकुम बच्चों। क्या हाल चाल है बेटा? ठीक हो? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, हम फिजिकल ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 9 जो हमारी फर्स्ट ईयर की फिजिक्स का है। इसमें हम डायफ्रैक्शन वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो पिछले लेक्चर्स के अंदर हम डायफ्रैक्शन को समझ के आ रहे हैं। तो बेटा डायफ्रैक्शन होपफुली आपको क्लियर हो गई होगी कि डायफ्रैक्शन होती क्या है। पहले हमने इंटरफेरेंस पढ़ी, फिर इंटरफेरेंस की एप्लीकेशन पढ़ी माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर, जिसमें हम डिस्टेंस को प्रिसाइजली मेजर कर सकते हैं यूजिंग माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर, और हम वेवलेंथ ऑफ लाइट भी कैलकुलेट कर सकते हैं माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर को यूज करके। तो आज हम पढ़ रहे हैं डायफ्रैक्शन, सेकंड पोर्शन जो है हमारे टॉपिक चैप्टर का। तो डायफ्रैक्शन समझ ली हमने। अब हम डायफ्रैक्शन की एप्लीकेशंस को अंडरस्टैंड करने वाले हैं। बेटा हमारे चैप्टर के अंदर डायफ्रैक्शन की दो बड़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस गिवन है। पहली एप्लीकेशन है डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, और दूसरी एप्लीकेशन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, एक्सरे डायफ्रैक्शन। तो पहले अंडरस्टैंड करेंगे डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग होता क्या है, बाद में हम इसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे कि कैसे ये इस्तेमाल होता है, किस लिए, किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है। तो आइए बेटा समझते हैं कि डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग होता क्या है। तो बेटा डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या है? इट इज अ ग्लास प्लेट। ये एक सिंपल सी ग्लास प्लेट होती है जिसके ऊपर हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोज पैरेलल इक्वल डिस्टेंस स्लिट्स, यानी जिसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे स्लिट्स होते हैं, और स्लिट्स आपस में एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं, पैरेलल होते हैं, और उन स्लिट्स के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो सेम होता है। इक्वल डिस्टेंस का मतलब क्या है कि उन स्लिट्स के बिटवीन डिस्टेंस सेम होता है। मैकेनिकली रूल्ड ऑन इट, यानी बेटा ग्लास प्लेट ली हमने, उस ग्लास प्लेट के ऊपर मैकेनिकली का मतलब क्या है, जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, मैं इसके ऊपर किसी तेजधार चीज के साथ ऐसे एक लाइन लगा दूं, एक स्क्रैच सा लगा दूं इसके ऊपर। तो इसी तरह ये ग्लास प्लेट है, इस ग्लास प्लेट के ऊपर हमने बहुत सारे स्क्रैचेस, बड़ी तेज चीज के साथ हमने बहुत सारे स्क्रैचेस लगाए होते हैं, मैकेनिकली रूल किए होते हैं। ये सारी जो लाइंस आपको नजर आ रही हैं, ये समझें कि ये ग्लास प्लेट है, उसके ऊपर हमने बहुत सारी इस तरह से लाइंस लगाई हैं। ये लाइंस आपस में बहुत करीब करीब होती हैं, आपको बाहर नजर आ रहा है कि काफी बड़ी डिस्टेंस है इनके दरमियान, इतना डिस्टेंस नहीं होता, बहुत क्लोज क्लोज होती हैं एक दूसरे के, और इनके दरमियान डिस्टेंस सेम होता है, सेम डिस्टेंस के ऊपर लगाई जाती हैं। अमूमन जो एक डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग होता है जिसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर हो, ये इसकी लेंथ है, इसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर हो, उसके ऊपर तकरीबन 400 से लेकर 5000 के करीब करीब लाइंस होती हैं। इससे ज्यादा भी हो सकती हैं, यानी कुछ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग ऐसे भी हैं जिनमें 6000 के करीब करीब लाइंस हैं। तो मैं बुक को फॉलो कर रहा हूं, बुक के अंदर हमारे ये लाइन लिखी हुई है कि 400 से लेकर 5000 लाइंस पर सेंटीमीटर किसी एक डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग पर होती हैं। तो यहां तक बेटा डेफिनेशन क्या डिफाइन है क्या डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग? एक सिंपल सी ग्लास प्लेट है, और उस ग्लास प्लेट के ऊपर बहुत सारी लाइंस लगाई होती हैं, वो लाइंस जो हैं वो एज स्लिट्स काम कर रही होती हैं। अब बेटा जो दो पैरेलल लाइंस यानी दो स्लिट्स के बीच जो डिस्टेंस है उसको कहा जाता है ग्रेटिंग एलिमेंट ऑफ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। बेटा ग्रेटिंग एलिमेंट को डिनोट किया जाता है डी के साथ। व्हाट इज ग्रेटिंग एलिमेंट? ग्रेटिंग एलिमेंट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट लाइंस ऑन अ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, यानी दो एडजेसेंट लाइंस के बीच डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग पर दो एडजेसेंट लाइंस के बीच जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड ग्रेटिंग एलिमेंट। और ग्रेटिंग एलिमेंट कैलकुलेट कैसे किया जाता है? ग्रेटिंग एलिमेंट कैलकुलेट किया जाता है L ओवर N, यानी लेंथ ऑफ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ लाइंस। बेटा जब हम किसी भी शॉप से, किसी मार्केट से डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग खरीदते हैं ना, उसके ऊपर मेंशन किया होता है कि इस डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग की लेंथ इतनी है और इसके ऊपर इतनी नंबर ऑफ लाइंस हैं। तो हमें पता चल जाता है कि ग्रेटिंग एलिमेंट यानी D कितना है, L ओवर N के फार्मूले से। L इज द लेंथ ऑफ ग्रेटिंग एंड N इज द टोटल नंबर ऑफ लाइंस। अब बेटा डी को
तीन चार टॉपिक्स हमने पढ़ लिए हैं, इन सब में डी अलग अलग है। यानी अगर हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ें तो उसमें जो डी है वो स्लिट सेपरेशन है। यानी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दो स्लिट्स थे, तो दोनों स्लिट्स के बिटवीन डिस्टेंस को डी कहा गया था। जब हमने डायफ्रैक्शन ड्यू टू नैरो स्लिट पढ़ी, उसमें स्लिट की जो विड्थ है उसको डी कहा गया है। तो इसको आपने क्लियर करके चलना है कि डी हर एक्सपेरिमेंट के अंदर, हर टॉपिक के अंदर अलग अलग चीज है। तो अब ये जो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है, इसमें डी क्या है? इसमें डी डिस्टेंस है सारे ही डिस्टेंस। यानी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दो स्लिट्स के बीच डिस्टेंस डी है, जबकि नैरो स्लिट वाले टॉपिक के अंदर जो डिस्टेंस है, यानी स्लिट की जो सेपरेशन, स्लिट का जो विड्थ है उसको डी कहा गया है। और यहां पर डी किसको कहा गया है? दो लाइंस के बीच डिस्टेंस को, दो स्लिट्स जो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग पर होंगे उनके बीच डिस्टेंस। मैं पहले ये बात करके आ चुका हूं कि ये जो लाइंस हैं ये स्लिट्स की तरह काम करती हैं। तो दो स्लिट्स के बीच जो डिस्टेंस है उसको ग्रेटिंग एलिमेंट कहते हैं, और इसका फार्मूला L/N होता है। बेटा आपको पता है डी डिस्टेंस है, तो इसका अमूमन जो होगा यूनिट वो सेंटीमीटर्स मिलीमीटर्स के अंदर होगा। तो ये हो गया बेटा ग्रेटिंग एलिमेंट डी। अब कुछ समझने वाली बातें हैं कि हम क्यों पढ़ रहे हैं ये टॉपिक। ग्रेटिंग, ये जो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है ये किस लिए इस्तेमाल होता है? बेटा इसके दो मेन यूजेस हैं। सबसे पहला यूज वो है वेवलेंथ ऑफ लाइट कैलकुलेट करने के लिए। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग इस्तेमाल होता है, कोई भी अननोन लाइट है आपके पास, किसी सोर्स से लाइट निकल रही है, आप उसकी वेवलेंथ कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, आप डिटरमाइन करना चाह रहे हैं कि उसकी वेवलेंथ कितनी है, तो आप डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग को यूज करके उसकी वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या ये किसी और एक्सपेरिमेंट से नहीं हो सकती? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से नहीं हो सकती? हो सकती है, लेकिन ये जो है डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, इससे ज्यादा एक्यूरेट वेवलेंथ मेजर होती है, इसलिए ज्यादा मोस्टली डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग इस्तेमाल किया जाता है। बेटा अब थोड़ा सा मैं आइडिया दे दूं ताकि आपको टॉपिक के अंदर पता हो कि हम क्या चीज अंडरस्टैंड कर रहे हैं। बेटा ये वाला जो फार्मूला है ये हम प्रीवियस टॉपिक के अंदर भी पढ़ के आ चुके हैं, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में भी। तो वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए ये वाला फार्मूला यूज किया जाता है। तो बेटा आपको पता है कि जो लैम्डा है वो डिपेंड करता है थीटा के ऊपर। डी तो डिस्टेंस है, वो तो हम एक्यूरेटली मेजर कर लेंगे, वो डिपेंड कर रहा है थीटा के ऊपर। अगर थीटा का आपको एक्यूरेटली पता चलेगा तो इट मींस दैट आप वेवलेंथ एक्यूरेटली बता सकते हैं। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वेवलेंथ को मेजर करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए हम क्यों इस्तेमाल नहीं करते? इसलिए इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम थीटा को एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों थीटा को एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उसके अंदर, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर जो फ्रिंजेस बनती हैं उनकी विड्थ काफी ज्यादा होती है, इतनी चौड़ी चौड़ी, तकरीबन काफी विड्थ की, इसके कंपैरेटिवली उनकी विड्थ ज्यादा होती है। जब ये मैक्सिमा की विड्थ है, इतना इतना मैक्सिमा बना हुआ है, तो जब आपने बेटा थीटा मेजर करना है, ये फर्ज करें ये थीटा है, ये आपने थीटा मेजर करना है, तो आप ये थीटा कहां से मेजर करेंगे? आप सेंटर से मेजर करेंगे, आप यहां से मेजर करेंगे, या कहां से मेजर करेंगे? तो सेंटर से भी जब आप मेजर करोगे तो काफी विड्थ होगी, तो उसके अंदर जो थीटा निकल रहा होगा वो ज्यादा एक्यूरेट नहीं होगा। जब थीटा ज्यादा एक्यूरेट नहीं होगा तो बेटा आप ये वाला फार्मूला यूज करके जब वेवलेंथ कैलकुलेट करने लगोगे, तो अगर थीटा एक्यूरेट नहीं होगा तो वेवलेंथ भी एक्यूरेट नहीं आएगी। लेकिन ये वाला जो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है, इसका जो पैटर्न बनता है, इस पैटर्न के अंदर थीटा बड़ा एक्यूरेटली कैलकुलेट हो सकता है। इसलिए हम जब वेवलेंथ कैलकुलेट करनी होती है तो हमें एक्यूरेट थीटा चाहिए होता है, और एक्यूरेट थीटा ज्यादा बेहतर, यानी एक्यूरेट थीटा जो कैलकुलेट होता है कंपैरेटिवली वो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग को यूज करके होता है। इसलिए हम डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग को प्रेफर करते हैं। अब आते हैं बेटा डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का पैटर्न कैसा बनता है और डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो बेटा ये मैंने आपके सामने बनाया है डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, ये पूरे का पूरा यहां से लेकर यहां तक डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है, जिसके अंदर बहुत सारे स्लिट्स हैं। ये मैंने आपके सामने कुछ चंद 10 स्लिट्स बनाए हैं, 10 स्लिट्स नहीं होते, आपको यहां मैं बता के आ चुका हूं कि 1 सेंटीमीटर का अगर डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग होगा उसमें तकरीबन 400 से लेकर 5000 तक, यानी कुछ के अंदर 400 होंगे, कुछ के अंदर 500 होंगे, कुछ जो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग आप परचेज करोगे उसके अंदर 600 होंगे। तो काफी सारी लाइंस होती हैं, काफी सारे स्लिट्स होते हैं डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के ऊपर। अब तमाम जो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है,
अगर आप देखो तो डी दो स्लिट्स के बीच डिस्टेंस है, सबके अंदर फिर डी की वैल्यू भी डिफरेंट होगी, ग्रेटिंग एलिमेंट भी डिफरेंट होगा, डिपेंड करता है नंबर ऑफ लाइंस कितनी है उस स्पेसिफिक डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के अंदर। अब बेटा यहां से मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट से रेज ऑफ लाइट आ रही है, मैंने पीछे वाला नहीं बनाया, आपको पता ही है, वो प्रीवियस टॉपिक के अंदर काफी दफा बना के आ चुका हूं। तो यहां से मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट आ रही है। बेटा लाइट जब स्लिट के अंदर एंटर होती है तो जो पॉइंट वेवफ्रंट का होगा वो अपने सेकेंडरी वेवलेट्स बनाएगा, रेज ऑफ लाइट हर तरफ जाएंगी, रेज ऑफ लाइट वो इधर से नीचे भी बेंड होकर जाएंगी, ऊपर की तरफ भी जाएंगी, सेंटर में भी जाएंगी, जिसकी वजह से हमें स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरह का पैटर्न देखने को मिलता है। बेटा होपफुली आपको नजर आ रहा होगा कि ये जो रेड वाले मैंने बनाए हैं दीज आर मैक्सिमास, और जो ब्लैक वाले हैं ये मिनिमास हैं। ये इतना इतना मिनिमा है और छोटा सा क्या है इसमें मैक्सिमास है, छोटे छोटे पॉइंट्स बनते हैं मैक्सिमा के। अब पैटर्न के अंदर आप खुद तब्दीली मुझे बता सकते हैं कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो पैटर्न बना था और डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का जो इंटरफेरेंस पैटर्न बना है, फ्रिंज पैटर्न बना है, उनमें क्या डिफरेंस है। जरा वीडियो को पॉज करें और एक लम्हे के लिए सोचें कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में बनने वाला पैटर्न और डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग को यूज करके जो हमें इंटरफेरेंस पैटर्न नजर आ रहा है, इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। तो बेटा आपने सोच लिया होगा, क्लियरली आपको नजर आ रहा है कि जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था उसमें ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस की विड्थ एक जैसी थी। हमने मैथमेटिकली प्रूव भी किया था कि दोनों की विड्थ एक जैसी होती है, बट यहां पर जो ब्राइट स्पॉट्स हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं, जो मैक्सिमा हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं, मिनिमा बहुत बड़े बड़े हैं। समझ आ गया बच्चों, ये फर्क है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के पैटर्न में और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के पैटर्न के अंदर। इसी तरह बेटा अगर आप डिफरेंस देखना चाहो इंटरफेरेंस पैटर्न का नैरो स्लिट से सिंगल स्लिट से, तो वो भी आप देख सकते हैं कि सिंगल स्लिट के अंदर सेंटर में काफी बड़ा मैक्सिमा बन रहा था, जबकि उसकी जो साइड्स के ऊपर छोटे छोटे मिनिमास, फिर मैक्सिमा और मिनिमा की विड्थ चेंज होती जाती है। अब सवाल जहन में ये आता है कि सर ऐसा क्यों हो रहा है कि इसके मैक्सिमा छोटे हैं जबकि मैक्सिमा बहुत बारीक बारीक हैं, छोटे छोटे हैं, डॉट्स की फॉर्म के अंदर हैं, और मिनिमा बहुत बड़े बड़े हैं, जबकि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में मैक्सिमा और मिनिमा एक जैसे होते हैं। तो बेटा अब इसका आंसर देख लें, इसका आंसर सुन लें कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दो स्लिट्स थे, एक स्लिट से रे ऑफ लाइट आई, दूसरी स्लिट से भी एक रे ऑफ लाइट आई। दो रेज का आपस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करना या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करना, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। दो रेज या तो कंस्ट्रक्टिवली मीट करेंगी या डिस्ट्रक्टिवली मीट करेंगी, तो उनके दो रेज की कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, चांस ज्यादा है। बट यहां पर तकरीबन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के अंदर 400 से लेकर 5000 के करीब करीब स्लिट्स होते हैं। अब आप समझें कि इस डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के अंदर 5000 स्लिट्स हैं। 5000 स्लिट्स होने का मतलब है इस पॉइंट पर, एक पॉइंट समझ लें, इस पॉइंट पर 5000 रेज ऑफ लाइट आ रही हैं। अब बेटा 5000 रेज ऑफ लाइट यानी 5000 रेज ऑफ लाइट, क्या चांस है, आपको क्या लगता है कि वो सारी की सारी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी? नो, वो सारी की सारी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे कर सकते हैं बेटा, उसका प्रोबेबिलिटी बहुत थोड़ी है। तो बहुत थोड़ी प्रोबेबिलिटी होने की वजह से, क्योंकि रेज ऑफ लाइट बहुत ज्यादा हैं, तो वो बहुत थोड़ी जगह होगी स्क्रीन के ऊपर जहां वो कंस्ट्रक्टिवली मीट करेंगी। तो मैक्सिमा वहां पर बनेगा जहां सारी की सारी रेज आपस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही है, इसलिए वो स्क्रीन के ऊपर वो बहुत थोड़े पॉइंट्स होंगे जहां पर वो कंस्ट्रक्टिवली मीट करें, जिसकी वजह से जो ब्राइट स्पॉट है, जो मैक्सिमा है स्क्रीन पर, वो बहुत थोड़ी थोड़ी जगह पर बनता है, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स पर बनता है। बाकी अगर ये पॉइंट्स पोज करो आप, ये जहां पर मेरी फिंगर अगर आपको क्लियरली नजर आ रही हो, अगर ये पॉइंट्स पोज करो तो यहां हो सकता है 2000 रेज कंस्ट्रक्टिवली मीट करें और 3000 रेज जो हैं वो डिस्ट्रक्टिवली मीट कर जाएं। तो यहां मैक्सिमा तो नहीं बनने वाला, यहां तो मिनिमा बनने वाला है, क्योंकि 2000 ने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की है और 3000 ने क्या कर दी है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिसकी वजह से डोमिनेंट इफेक्ट कौन सा है, वो
डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है बेटा। तो ज्यादा स्क्रीन के ऊपर, ज्यादा जगह के ऊपर क्या होगी? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सिर्फ उन जगह पर हमें मैक्सिमा देखने को मिलेगा जहां पर सारी की सारी रेज या मेजॉरिटी ऑफ रेज, 5000 में से मेजॉरिटी ऑफ रेज जहां कंस्ट्रक्टिवली मीट करें। और मेजॉरिटी ऑफ रेज कंस्ट्रक्टिवली मीट करें, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत थोड़ी है। बहुत सारी रेज एक दूसरे को क्या कर रही होंगी? कैंसिल कर रही होंगी, जिसकी वजह से बेटा अब चूंकि इस जगह पर मेजॉरिटी ऑफ रेज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही है, तो ये जो ब्राइट स्पॉट बनेगा इसकी इंटेंसिटी काफी ज्यादा होगी। इंटेंस ब्राइट स्पॉट बनता है, होता छोटा है लेकिन होता इंटेंस है, क्योंकि बहुत सारी रेज आपस में आकर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही हैं। तो ये बेटा बुक की डायग्राम है। अब देखें, थीटा को समझना है यहां से, ये भी थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीज है, आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा इस चीज के ऊपर। देखें, यहां से रेज ऑफ लाइट आ रही थी पैरेलल, ऐसे रेज ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है, जाना इन्होंने सीधा था। अब ये हो गई है थोड़ी सी बेंड, डिफ्रैक्शन शो करती है लाइट, थोड़ी सी बेंड हो गई है। अब ये इन्होंने सीधा जाना था, इस तरफ बेंड हुई है। ये जो एंगल है, डिफ्रैक्शन एंगल इसको कहते हैं, ये एंगल बन रहा है थीटा, यानी जितने एंगल पर वो बेंड हो रही हैं। अब बेटा जितना एंगल थीटा ये होगा, उतना ही एंगल थीटा ये वाला होगा। अब ये लाइन मैंने कैसे प्लॉट की है बेटा? ये लाइन मैंने प्लॉट इस तरह से की है कि इस लाइन के, जो परपेंडिकुलर लाइन है, इस लाइन के इस तरफ तमाम रेज का जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो सेम है। अगर आप इस साइड पर देखें तो सबकी जो लेंथ है वो सेम है। ये वाला जो आपको डिस्टेंसेस छोटे छोटे नजर आ रहे हैं, दीज आर द पाथ डिफरेंसेस। फर्स्ट वाली रे और सेकंड वाली रे में इतना इतना पाथ डिफरेंस है, फर्स्ट और थर्ड के अंदर इतना इतना पाथ डिफरेंस है, फर्स्ट और फोर्थ के अंदर ये पाथ डिफरेंस है, फर्स्ट और फिफ्थ के अंदर ये पाथ डिफरेंस है। तो ये लाइन मैंने ऐसे प्लॉट की है कि इस लाइन के इस तरफ तमाम रेज ऑफ लाइट का डिस्टेंस ट्रेवल्ड सेम हो जाए, और दीज आर द पाथ डिफरेंसेस। अब थीटा बेटा आपको समझ आ गया कि ये थीटा कौन सा है? ये थीटा वो है जो रे ऑफ लाइट ने जो सीधा जाना था और जो बेंड हुई है उसके बिटवीन जो एंगल बन रहा है। जो एंगल थीटा ये होगा वही एंगल थीटा ये होगा। अब ये मैं किस बेस पर कह रहा हूं? ये बेटा मैं इस बेस पर कह रहा हूं, इसको तवज्जो से समझिएगा। देखें, ये ब्लैक वाली रे और ये ब्लू वाली रे, ये ब्लैक वाली लाइन और ब्लू वाली लाइन के बीच एंगल बन रहा है थीटा। अब बेटा ये जो रेड वाली लाइन आपको ऊपर जाती हुई नजर आ रही है, ये आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि ये दोनों यहां परपेंडिकुलर हैं। ब्लैक वाली रे ये वाली, ब्लैक वाली लाइन ये वाली, और ये जो रेड लाइन नजर आ रही है, ये दोनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। यानी इस ब्लैक डॉटेड लाइन के ये रेड लाइन क्या है? परपेंडिकुलर है। और ये जो ब्लैक लाइन है बेटा, ये इस ब्लू लाइन के परपेंडिकुलर है। ये जो लाइन इस तरफ जा रही है, आपको क्लियरली अगर नजर आ रहा हो तो ये क्या है? इसके यहां पर देखें, ये परपेंडिकुलर है। सो ब्लैक वाली लाइन इस ब्लू रे के परपेंडिकुलर है और रेड वाली लाइन इस डॉटेड ब्लैक के परपेंडिकुलर है। तो बेटा ट्रिग्नोमेट्री के मुताबिक, मैथमेटिक्स के मुताबिक, मैथमेटिक्स का लॉ है कि जो एंगल दो रेज के बीच होता है, दो लाइंस के बीच होता है, वही एंगल उन दोनों के परपेंडिकुलर्स के बीच भी होता है। तो देखें, ये ब्लैक डॉटेड लाइन और इस ब्लू रे के बीच एंगल है थीटा, और इन दोनों के, इसके परपेंडिकुलर रेड लाइन है और इस ब्लू रे के परपेंडिकुलर ये ब्लैक लाइन है। तो जो एंगल मेरा बेटा इन दोनों के बीच होगा वही एंगल इस ब्लैक वाली लाइन और इस ब्लू रेड वाली लाइन के बीच होगा, बिकॉज जो एंगल दो लाइंस के बीच होता है वही एंगल उन दोनों के परपेंडिकुलर्स के बीच होता है। सो मैं कह सकता हूं कि ये एंगल भी थीटा होगा। अब यहां पर ना एक छोटी सी ट्राइंगल बन रही है, ये आपको मेरा ख्याल है यहां नजर नहीं आ रही होगी, अगर बुक में देखेंगे तो आपको नजर आएगी, और उस ट्राइंगल को मैंने यहां पर बना लिया है। ये वो रेड वाली लाइन थी जो ऊपर जा रही थी, ये ब्लैक वाली लाइन जो मैंने ये वाली प्लॉट की हुई है, ये वो ब्लैक वाली लाइन है, और यहां इस दोनों लाइंस के बीच एंगल बन रहा है थीटा। अब बेटा दोनों स्लिट्स के बीच जो फासला है वो डी है, यानी एक स्लिट ये है, एक स्लिट ये है। ये मैं थोड़ा सा मैग्नीफाई आपको करके दिखा रहा हूं। इन दोनों के दरमियान ये डी ग्रेटिंग एलिमेंट है, डी डिस्टेंस है। अब बेटा ये दोनों जो हैं वो तो, ये वाली जो रे ऑफ लाइट है ये तो परपेंडिकुलर हैं दोनों आपस में,
यहां 90 का एंगल बन रहा है, और थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। अब बेटा यहां से मैं क्या चीज प्रूव करना चाह रहा हूं, यहां से मैं असल में ये इक्वेशन आपको डिराइव करके देना चाह रहा हूं। तो अब P पॉइंट पर आप खुद देखें क्या बन रहा है, P पॉइंट पर मैक्सिमा बन रहा है। बेटा P पॉइंट पर मैक्सिमा तब बनेगा जब फर्स्ट वाली और सेकंड वाली रे के अंदर जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा हो। अगर P पॉइंट पर हम कह रहे हैं मैक्सिमा बन रहा है, तो मैक्सिमा तभी बनता है जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए मेरा बेटा आपको पाथ डिफरेंस की कंडीशन का पता है कि अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब ही हो सकती है दो वेव्स के दरमियान अगर उनके बीच जो पाथ डिफरेंस है वो इंटीग्रल मल्टीपल हो वेवलेंथ का। तो अब P पॉइंट पर हम कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब हो सकती है, जब इन तमाम रेज के बीच पाथ डिफरेंस लैम्डा का मल्टीपल हो। तो फर्स्ट और सेकंड के बीच पाथ डिफरेंस लैम्डा होगा, फर्स्ट और थर्ड के बीच पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा होगा, फर्स्ट और फोर्थ के बीच पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा होगा, इसी तरह सो ऑन, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा 5 लैम्डा। तो मैंने ये फर्स्ट और सेकंड रे के बीच ये छोटी सी जो ट्रायंगल बनी हुई है मैंने उसको यहां पर बनाया हुआ है। तो अब बेटा देखें, ये है थीटा के सामने वाला, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। मैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर रहा हूं जिसके अंदर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज इन्वॉल्व होते हैं। और परपेंडिकुलर देखें, परपेंडिकुलर है लैम्डा थीटा के सामने वाला और हाइपोटेन्यूज है डी। तो डी इधर जाकर बेटा क्या होगा, मल्टीप्लाई लैम्डा विल बी इक्वल्स टू डी साइन थीटा। अगर मैं जनरल इक्वेशन बनाऊं सबके लिए, तमाम मैक्सिमा मिनिमा के लिए, तो डी साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू एन लैम्डा। और यहां एन क्या है, एन इज 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। प्लस माइनस का मतलब क्या है कि ये अगर सेंटर वाला मैक्सिमा है तो ये 0th ऑर्डर है, प्लस 1 ये इससे सेंटर से ऊपर वाला, दिस इज प्लस 1, एन की वैल्यू प्लस 1 और ये माइनस 1। और अगर आप ये देखें ये सेकंड वाला तो ये माइनस 2 और इसके लिए ये वाली वैल्यू प्लस 2। होपफुली बेटा आपको ये कंडीशन समझ आ गई होगी। अगर आपने यहां से इस तरीके से नहीं समझा, दूसरे तरीके से बता देता हूं कि अगर बेटा आप समझें कि ये डी जो है हमारा ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये वाला डी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो वेक्टर के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। आपको पता है बेटा थीटा के सामने वाला जो होता है, थीटा के सामने वाला जो कंपोनेंट होता है उसके साथ साइन थीटा आता है। तो थीटा के इस डी के जो दो कंपोनेंट्स होंगे, एक कंपोनेंट ये वाला और एक कंपोनेंट ये वाला, थीटा के सामने वाला जो कंपोनेंट होगा दैट विल बी डी साइन थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये डी कॉस थीटा होगा। तो चूंकि हमारा कंसर्न पाथ डिफरेंस वाले के साथ है, तो पाथ डिफरेंस तो ये है ना, यहां ये पाथ डिफरेंस है, ये वाली चीज पाथ डिफरेंस है बिटवीन टू रेज। सो जो थीटा है ये डी साइन थीटा, डी साइन थीटा इक्वल होगा किसके, लेमडा के, क्योंकि डी साइन थीटा इज द पाथ डिफरेंस। और पाथ डिफरेंस अगर पी पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है तो जो पाथ डिफरेंस होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए वेवलेंथ के। सो डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा। अब बेटा दो तीन बातें मजीद, जीरोथ ऑर्डर इमेज, जीरोथ ऑर्डर इमेज कब बनेगा, जीरोथ ऑर्डर इमेज तब बनेगा जब ये थीटा की वैल्यू जीरो होगी। थीटा की वैल्यू जीरो होने का मतलब क्या है कि रेज ऑफ लाइट इधर से बेंड ना हो बल्कि सीधी चली जाए। ये आपको फिगर नजर आ रही है, यानी रेज ऑफ लाइट जो हैं वो बेंड नहीं हुई बल्कि क्या हो गई, सीधी चली गई। अब ये कन्वेक्स लेंस मैंने प्लेस करवाया हुआ है ताकि पैरेलल रेज ऑफ लाइट को एक जगह पर कन्वर्ज करवाया जा सके। तो ये दरमियान में ये सारी रेज ऑफ लाइट आएंगी, कन्वेक्स लेंस इन सबको कन्वर्ज करवाएगा एक पॉइंट पर, और यहां पर मैक्सिमा बनेगा। इसको सेंट्रल मैक्सिमा भी कहा जाता है या इसको जीरोथ ऑर्डर इमेज भी कहा जाता है। बेटा जब थीटा जीरो होगा, यानी जब रेज ऑफ लाइट सारी सीधी जा रही हैं, जो रेज ऑफ लाइट सीधी जा रही हैं जिनका एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन जीरो है, जो रेज ऑफ लाइट बेटा सीधी जा रही हैं, यहां से एक रे ऑफ लाइट ये है, एक रे ऑफ लाइट ये है, बेटा ये दोनों यहां पहुंच रही हैं इस पॉइंट के ऊपर, तो बेटा दोनों का जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा वो सेम होगा।
जितना डिस्टेंस रे ऑफ लाइट यहां से यहां ट्रेवल करके आ रही है, उतना ही डिस्टेंस ये वाली रे ऑफ लाइट यहां से यहां ट्रेवल करके आ रही है। दोनों का डिस्टेंस ट्रेवल्ड सेम है। दोनों का डिस्टेंस ट्रेवल्ड सेम होने का मतलब है इन दोनों रेज के बीच पाथ डिफरेंस 0 है। तो सिमिलरली जो रेज ऑफ लाइट सीधी जा रही होंगी, जिनका एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन 0 होगा, बेटा उनके बीच पाथ डिफरेंस भी 0 होगा। अगर पाथ डिफरेंस 0 होगा तो वो सेंटर में जाकर मैक्सिमा बनाएंगी, और ये जो सेंट्रल मैक्सिमा है इसको जीरोथ ऑर्डर इमेज कहा गया है हमारी बुक के अंदर। सिमिलरली बेटा जो रेज ऑफ लाइट बेंड होंगी, जैसे ये रेज ऑफ लाइट बेंड होंगी, बेटा अगर आप थीटा की वैल्यू 0 से बढ़ाते जाएं, चाहे आप इस साइड पर बढ़ाना शुरू कर दें, थीटा की वैल्यू इस साइड पर बढ़ाना शुरू कर दें, या यहां से इस तरफ बढ़ाना शुरू कर दें, तो जब आप थीटा की वैल्यू बढ़ाते चले जाओगे तो आपको फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, फर्स्ट ऑर्डर इमेज मिलेगा उस जगह पर जहां पाथ डिफरेंस लैम्डा हो। और अगर आप थीटा की वैल्यू मजीद बढ़ाते हो तो फिर आपको थोड़ा ऊपर जाकर, यानी यहां से थोड़ा ऊपर जाकर आपको सेकंड ऑर्डर इमेज मिलेगा, और उनके बीच पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा होगा। सिमिलरली अगर आप थीटा मजीद बढ़ाते हैं तो आपको थर्ड ऑर्डर इमेज मिलेगा, और उन रेज के बीच जो पाथ डिफरेंस है दैट विल बी इक्वल्स टू 3 लैम्डा। तो ये बेटा जीरोथ ऑर्डर इमेज है, ये फर्स्ट ऑर्डर, यानी इसके लिए n की वैल्यू +1, इसके लिए n की वैल्यू -1। n या m दोनों वर्ड्स यूज किए जा सकते हैं, इसमें कोई m या n दोनों इंटीजर्स हैं। तो -1 इसके लिए +1, ये सेकेंड ऑर्डर इमेज है, इसके लिए m की वैल्यू +2 होगी और इसके लिए -2 होगी। इसी तरह सो ऑन आप स्क्रीन से अवे जाते जाएं, आपको थर्ड ऑर्डर इमेज भी मिलेगा, थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा भी मिलेगा, आपको फोर्थ ऑर्डर मैक्सिमा भी मिलेगा। अब बेटा लास्ट पे ये साइड इंफॉर्मेशन है, ये मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूं, पहले मैं इसको समराइज कर लूं बातों को जो हमने पिछले सारे लेक्चर के अंदर की हैं। बेटा हमारा मकसद है डाइफ्रैक्शन को यूज करना। हम ये पढ़ रहे हैं कि डाइफ्रैक्शन का यूज कहां पर किया जाता है। तो बेटा मैंने आपको बताया कि डाइफ्रैक्शन का यूज किया जाता है वेवलेंथ ऑफ लाइट कैलकुलेट करने के लिए। फिर मैंने आपको ये बात बताई कि हम वेवलेंथ ऑफ लाइट मुख्तलिफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से भी कैलकुलेट कर सकते थे, क्योंकि उसमें भी यही फार्मूला बना था। अब उसमें ये फार्मूला बना है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि थीटा जो है वो एक्यूरेटली नहीं निकल सकता। बेटा अगर थीटा एक्यूरेटली नहीं निकल सकता, क्यों नहीं निकल सकता? बिकॉज फ्रिंज विड्थ बहुत बड़ी होती है। अब अगर थीटा एक्यूरेटली नहीं निकलेगा तो लैम्डा भी एक्यूरेटली नहीं निकलेगा। तो अगर हम आप लैम्डा एक्यूरेटली कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो आपको जाना पड़ेगा डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग की तरफ। अब डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग के अंदर थीटा एक्यूरेटली निकल सकता है। कैसे निकल सकता है? बेटा देखें, ये रे ऑफ लाइट जो सीधी जानी है, जैसे ये वाली रेफरेंस लाइन जो है यहां, ये मैंने सीधी वाली बनाई। अब यहां स्क्रीन के ऊपर आपको किसी जगह पर मैक्सिमा मिल रहा है पी पॉइंट पर। अब बेटा जो डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग के अंदर आपको मैक्सिमा मिलता है वो बहुत बड़ा नहीं होता, वो छोटा सा पॉइंट मिलता है, बहुत छोटा सा मैक्सिमम मिलता है। तो अब बेटा जो रे ऑफ लाइट यहां जा रही है, जाना इसने सीधा था, बेंड होके आपके पास यहां पहुंच गई। अब जब एक छोटा सा पॉइंट होगा तो यहां पर थीटा कैलकुलेट करना आपके लिए आसान होगा। थीटा जो निकलेगा यहां से वो फॉर मोर एक्यूरेट होगा एज कंपेयर टू यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, क्योंकि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये जो फ्रिंज बन रही थी वो काफी बड़ी बन रही थी। सो थीटा जब आप डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे कि लाइट कितनी बेंड हुई है, तो उसके लिए आपको थीटा जो निकल के आएगा वो ज्यादा एक्यूरेट नहीं निकलेगा, जबकि डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग के अंदर थीटा एक्यूरेट निकलता है। वजह यह है कि जो मैक्सिमा बनेगा स्क्रीन के ऊपर वो बहुत छोटा सा, एक छोटे से डॉट की फॉर्म के अंदर होगा। अब बच्चों ठीक है, एक थीटा निकल आया, तो आप थीटा निकाल के आप स्क्रीन के ऊपर पैटर्न देखेंगे। कोई भी लाइट है जिसकी वेवलेंथ आपने कैलकुलेट करनी है, उस लाइट के सामने आप प्लेस कर दोगे डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग। डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग में आपके सामने पैटर्न बनेगा। आप उस पैटर्न से किसी भी फ्रिंज का, फर्स्ट मैक्सिमा का या सेकंड मैक्सिमा का थीटा कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए ना, ये सेंटर बन रहा है, तो सेंटर में आप ये लाइन लगाओगे, ये ऐसे रेफरेंस लाइन लगाइए, ये सेंटर में है। और आपने देखा जी फर्स्ट मैक्सिमा यहां पर बन रहा है, फर्स्ट ऑर्डर इमेज यहां बन रहा है, तो यहां दूसरी आपने लाइन लगाई और इनके बीच आपने थीटा कैलकुलेट कर लिया, यहां पर थीटा।
अब जब थीटा आ गया, आपको पता है कि आपने फर्स्ट ऑर्डर से लिया है, फर्स्ट ऑर्डर इमेज से लिया है, यानी आपने आपके लिए n की वैल्यू 1 होगी, और आपने थीटा भी डिटरमाइन कर लिया, थीटा भी आपने निकाल लिया प्रोटेक्टर की हेल्प से। और d आपको पता होगा कि डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के अंदर जो आप डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग यूज कर रहे हैं उसका ग्रेटिंग एलिमेंट d कितना है, तो d भी आपको पता चल गया। n आप खुद ले रहे हैं ना, आप खुद मेजर कर रहे हैं, आप फर्स्ट ऑर्डर से कर रहे हैं सेकंड ऑर्डर से, तो n की वैल्यू वो होगी, और थीटा भी आपने एक्यूरेटली डिटरमाइन कर लिया। तो आप इस फार्मूले को यूज करके लैम्डा बड़े एक्यूरेटली बता सकेंगे कि वो जो लाइट जो इंसिडेंट हो रही है डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के ऊपर उसकी वेवलेंथ कितनी है। तो ये पहला यूज हो गया डायफ्रैक्शन का, कि डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग को यूज करके हम वेवलेंथ ऑफ लाइट, कोई भी लाइट हो जिसकी वेवलेंथ नहीं पता, आप बता सकते हैं। अब आते हैं बेटा दूसरे यूज के ऊपर। बेटा दूसरा यूज क्या है डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का? दूसरा यूज ये है कि हम डायफ्रैक्शन को प्रिज्म की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रिज्म की तरह, प्रिज्म क्या करता है बेटा? प्रिज्म हम जो लाइट होती है, व्हाइट लाइट, उसको उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स के अंदर डिवाइड कर देता है। तो हम डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग को यूज करके भी लाइट को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। जैसे बेटा ये मैंने फिगर बनाई हुई है कि यहां से व्हाइट लाइट इंसिडेंट हो रही है, दिस इज आवर डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। जब आप व्हाइट लाइट इंसिडेंट करोगे तो बेटा लाइट होगी बेंड, जैसे आपको यहां नजर आ रहा है कि लाइट बेंड हो रही है। बेटा ये जो थीटा होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ ऑफ लाइट के, यानी जितनी लाइट की वेवलेंथ ज्यादा होगी, जो बेंडिंग होगी, जो डिफ्रैक्शन का एंगल होगा वो उतना ज्यादा होगा। अब बेटा आपने व्हाइट लाइट इंसिडेंट की, तो व्हाइट लाइट में तो 7 कलर्स होते हैं, होगा क्या? तो बेटा होगा ये कि जब डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग से वो लाइट गुजरेगी तो वो यहां से बेंड हो जाएगी। अब चूंकि आपको पता है बेटा रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, तो रेड कलर सबसे ज्यादा बेंड होगी। जो रेड कलर होगी वो सबसे ऊपर चला जाएगा, उसका एंगल देखें, ये अगर सेंटर है, ये सेंटर है, तो रेड कलर जो है वो उसका एंगल ऑफ डेविएशन या उसका आप कहें जो डिफ्रैक्शन एंगल है वो सबसे ज्यादा होगा, तो रेड कलर सबसे ऊपर चला जाएगा। फिर जो जो वेवलेंथ कम होगी तो एंगल भी कम होगा, तो बेटा वायलेट लाइट जो है वो आपके पास यहां फॉल करेगी। फिर जो जो आप वेवलेंथ इंक्रीज करेंगे, यानी जिन कलर की वेवलेंथ ज्यादा है वो ज्यादा डेविएट करते चले जाएंगे और लाइट उतनी ज्यादा बेंड होगी। सिमिलरली इस साइड पर भी और इस साइड पर भी। इस साइड पर देखें वायलेट बेटा इसका एंगल कम है और रेड का एंगल सबसे ज्यादा है, सो रेड कलर आपको यहां फॉल करेगा, जबकि सेंटर के अंदर आपको व्हाइट लाइट नजर आएगी। अब ऐसा क्यों होता है बेटा? सेंटर में व्हाइट लाइट क्यों नजर आती है? सेंटर में व्हाइट लाइट इसलिए नजर आती है क्योंकि सेंटर में जो रेज ऑफ लाइट है उन सबका पाथ डिफरेंस 0 होता है। जब उनका सबका पाथ डिफरेंस 0 होगा तो सेंटर में तो सारी रेज आकर फॉल करेंगी ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। जब सारी लाइट यहां सेंटर में आकर फॉल करेगी तो बेटा सातों कलर आकर फॉल करेंगे, तो आपको सातों कलर्स का मिक्सचर नजर आएगा ना, तो सातों कलर का मिक्सचर जो होता है वो व्हाइट होता है। तो दो यूजेस मैंने आपको पढ़ाए, मैंने आपको पहले डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग पढ़ाया और डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के दो यूजेस बताए कि एक तो वेवलेंथ ऑफ लाइट कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है, प्लस ये एज अ प्रिज्म भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हम किसी भी लाइट को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स के अंदर स्प्लिट करके उसका स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। ठीक है।